नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल एग्जाम मॉन्क पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो तीसरा टेस्ट पेपर है, जिसमें आधुनिक भारत और बिहार के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है और हम लोग इस टेस्ट पेपर के 50 क्वेश्चन को अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के आगे के क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में अगस्त क्रांति भड़क? तो अगस्त क्रांति जो है आपको 1942 में अगस्त महीने में उठी थी। अगस्त क्रांति जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। तो 1942 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन? भारत का वायसराय 1942 ईस्वी में कौन था, ये हमको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन कौन है? लॉर्ड वेबल। दूसरा कौन है? लॉर्ड लिलिंगटन। तीसरा है लॉर्ड विलिंगटन और चौथा है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड वेबल का टाइम देखते हैं, तो लॉर्ड वेबल का टाइम है 1943 से लेके 1947 तक। लॉर्ड लिलिंगटन का टाइम देखते हैं तो ये है 1936 से लेके 1943 तक। लॉर्ड इरविन का टाइम देखते हैं तो 1926 से लेके 1931 तक। और लॉर्ड विलिंगटन का टाइम क्या है? 1931 से लेके 1936 तक। तो हमारा जो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये कब हुआ है? किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय के समय हुआ है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम लोग वायसराय भी कहना कब से स्टार्ट किए थे? 1858 के बाद। 1858 के बाद हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय भी कहना स्टार्ट किए थे। तो 1942 के समय कौन है जो हमारा वायसराय? तो लॉर्ड लिलिंगटन हमारा वायसराय था भारत का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिलिंगटन। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। अगले दिन गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर दिया। अगले दिन पूरे भारत में अव्यवस्थित और अहिंसक प्रदर्शन। तो ये अगस्त क्रांति के समय कौन है हमारे वायसराय? तो लॉर्ड लिलिंगटन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे विलिंगटन का नाम था 36। अगला क्वेश्चन है, एमसी सीतलवाड़, बीएन रॉय, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रतिष्ठित सदस्य? तो इसका ऑप्शन है स्वराज पार्टी, उसके बाद है अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ, उसके बाद है मद्रास लेबर यूनियन और चौथा ऑप्शन क्या है? भारत सेवक समाज। तो हम लोग देखते हैं पहले स्वराज पार्टी जो बना है जनवरी 1927 में। स्वराज पार्टी जनवरी 1927 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इसके प्रमुख लीडर होते हैं। इसका नाम क्या है? खिलाफत स्वराज पार्टी। खिलाफत स्वराज पार्टी। एक और स्वराज पार्टी आपको बना था डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी, जो 1920 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लेकिन जब भी हम एग्जाम में स्वराज पार्टी शब्द देखे तो जो स्वराज पार्टी 1927 में जनवरी 1927 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वही स्वराज पार्टी की बात है। अगर स्वराज पार्टी शब्द हो तो समझिएगा मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा जो जनवरी 1927 में स्वराज पार्टी बनाया गया था, उसी स्वराज पार्टी की बात हो रही। अदरवाइज किसी और स्वराज पार्टी का नाम होगा तो क्लियरली स्वराज पार्टी का। और इस स्वराज पार्टी का भी नाम खिलाफत स्वराज पार्टी, लेकिन ये स्वराज पार्टी नाम से ज्यादा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ। ये कब बना? अखिल भारतीय राष्ट्रवादी
अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का बना है तो 1919 में बना है। इसके मेन लीडर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका एक और नाम है भारतीय उदारवादी महासंघ या अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ। 1919 में बना है ये। आपको इसके मेन लीडर कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन जो है आपको कब बना है? 1918 में मद्रास की जो लेबर है उसका यूनियन है मद्रास लेबर यूनियन 1918। और चौथा जो है भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, ये आपको 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बना था। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए, उसे पॉलिटिकली एम्पावर्ड करने के लिए, पॉलिटिकली समझाने के लिए, पॉलिटिकली ट्रेंड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? भारत सेवक संघ, भारत सेवक समाज। और इसी के सबसे फेमस जो स्टूडेंट होते हैं कौन होते हैं? महात्मा गांधी। तो ये भारत सेवक संघ समाज के जो और भी फेमस है MC सीतलवाल, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो भारत सेवक समाज, जो आपको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और उन्होंने उसी समय भारत सेवक समाज बनाया। क्या हो जाएगा? अब देखिए ये गोपाल कृष्ण गोखले का टाइम क्या है? 1866 से लेके 19 फरवरी 1915। याद रखिएगा 1915 में इनका देहांत होता है, गोपाल कृष्ण गोखले, और 1905 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष होता है। अब ये जो BN राव है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, MC सीतलवाल है, ये लोग कौन? तो ये लोग कौन है? इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए MC सीतलवाल जो थे आपके भारत के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे 1950 से 1963 तक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट लॉ कमीशन के भी चेयरमैन थे। आपको MC सीतलवाल जो है फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन। उसके बाद BN रॉय को हम लोग जानते हैं किस रूप में? तो BN रॉय को हम लोग जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना, तो जो ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया, अंबेडकर जी को हेल्प किया, तो उसमें BN रॉय का नाम माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से स्टार्ट हुआ 1950 तक बना, उसको बनाने में जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा ज्ञानी ऑफिसर था, वो ऑफिसर का नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, BN रॉय। सच्चे अर्थ में भारतीय संविधान के निर्माता सर BN रॉय ही थे। पूरे संविधान निर्मात्री सभा में उनसे ज्यादा अनुभवी, कानून का जानकार और ज्ञानी कोई नहीं था। उसी तरीके से यहाँ सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हेरेका आंदोलन से जुड़ा हुआ? तो हेरेका आंदोलन आपको नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का आंदोलन, हेरेका आंदोलन कहाँ का आंदोलन था? मणिपुर का आंदोलन था। और हेरेका आंदोलन मणिपुर का, ये नागालैंड का आंदोलन है। हेरेका आंदोलन आपको नागालैंड का आंदोलन था। हेरेका आंदोलन कहाँ का आंदोलन था? नागालैंड का आंदोलन था। वहां जो नागा ट्राइबल के आदमी थे, वे लोग जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, वे लोग जो वैष्णव धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, नागा ट्राइबल के लोग जो क्रिश्चियन धर्म, वैष्णव धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, उसको रोकने के लिए वहां के लोगों ने, वहां का एक आदमी है, उसने क्या किया? हेरेका आंदोलन चलाया, ताकि जो ट्राइबल जनजाति के लोग हैं वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट न हो जाए, हिंदू धर्म में कन्वर्ट न हो जाए। ये इसको चलाने वाला आदमी होता है हाइपो जेदोनाथ। इसी की एक बहन होती है रानी गोदानिल, रानी गायदुनिल, जो इस हेरेका आंदोलन को बाद में आगे बढ़ाती है। जो पहले आपको धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रानी गोदोनिल। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हेरेका आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो रानी गोदोनिल, जो नागालैंड में थी। ये
13 साल की उम्र में इस खेरे का आंदोलन से जुड़ी थी। 16 साल की एज में इसको जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाल दिया था। तो ये है रानी गोदोनिल, नागालैंड की कहानी में बहुत फेमस ये है। ये मणिपुर और बाद में आसपास के नागालैंड के क्षेत्र में फैल गया था। देखिए खेरे का आपको जनजांग क्रिश्चियनिटी अच्छा ये वैष्णव मणिपुर, तो मणिपुर का ही था ये हेरिका। अच्छा मणिपुर का है, ये मेन मणिपुर से स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा रानी गोदोनिल कहाँ की थी, मणिपुर की, मणिपुर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में और नाम दिया है जगन्नाथ बरुआ, नवीन चंद्र बारदोली, कुशल कुबर। इसको भी थोड़ा थोड़ा देखते थे। जगन्नाथ बरुआ जो थे आपके जोरहट के एक लीडर थे, जोरहट के एक लीडर थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नवीन चंद्र बारदोली भी आपको ये असम के लीडर हैं। कुशल कुशल कुनवर ये भी असम के लीडर हैं और इसको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे फांसी दे दिया गया था। कुशल कुनवर जो असम का अहोम अहोम ट्राइब जो था, अहोम जो वंश था उसका ये उस वंश से बिलोंग करता था। तो अहोम रिवोल्ट देखते हैं कब होता है अहोम रिवोल्ट, 1828 ईस्वी में अहोम रिवोल्ट होता है। तो अहोम रिवोल्ट आपको फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार के बाद होता है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार कब होता है, 1870। उसके बाद असम में जो राजा रहता है अहोम वंश का, वो वहां पर रिवोल्ट करते। इसी वंश का ये आदमी है कुशल कुनवर, जिसका डेथ कब होता है 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पार्टिसिपेट करता है कुशल कुनवर, और ब्रिटिशर्स इसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि सभी देश की संस्कृतियां मेरे घर में यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो, लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूं कि कोई भी मेरे पैरों से टकराएगा। मैं दूसरे लोगों को घर में घुसपैठियां, भिखारी या गुलाम के रूप में रहने से इनकार। उपयुक्त वाक्यांश किससे संबंधित? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम। तो कौन इसमें से लीडर है जो कहते हैं कि हमको सभी धर्मों से, सभी संस्कृतियों से ज्ञान लेना चाहिए, अच्छी चीजें सीखना चाहिए, लेकिन किसी भी एक धर्म, किसी भी एक संस्कृति का गुलाम नहीं बन जाना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमें पश्चिमी सभ्यता, पूर्वी सभ्यता, चाइना, रसिया सबसे सीखना है, लेकिन किसी एक के प्रति न तो गुलाम बनना है न भिखारी बनना है। तो ये बातें किसकी है, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपनी अखबार यंग इंडिया में लिखते हैं। देखिए ये महात्मा गांधी का यंग इंडिया, एक जून 1921 का यंग इंडिया में इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? आई डू नॉट वांट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन ऑल साइड एंड माई विंडोज टू बी स्टफ। आई वांट द कल्चर फॉर ऑल लैंड टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एट होम। अर्थात मेरा जो घर है, मेरा जो समाज, वहां पर हर जगह का कल्चर आए। हम किसी भी कल्चर को न तो रोक रहे हैं, न किसी कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दे रहे। जो अच्छा कल्चर है उसको हम लोग इंक्लूड करें। तो ये बातें महात्मा गांधी ने कहा था जब यंग इंडिया में। यंग इंडिया अखबार कब पब्लिश किया गया था? 1919 में। यंग इंडिया अखबार महात्मा गांधी के द्वारा कब पब्लिश किया गया था? 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा एक और अखबार पब्लिश किया गया था जिसका नाम क्या था? नवजीवन। महात्मा गांधी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन पहली बार स्टार्ट किया था। और आखिरी अखबार महात्मा गांधी का कौन सा है? तो हरिजन, 1933 में हरिजन, और 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन। नवजीवन उनका गुजराती अखबार था, यंग इंडिया उनका इंग्लिश अखबार। तो ये जो आपका महात्मा गांधी का यंग इंडिया था, उसमें उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूं सभी देश की संस्कृतियां मेरे घर में यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रसारित, लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूं कि कोई भी मेरे पैरों से टकराएगा। मैं दूसरे लोगों के घरों में घुसपैठियां, भिखारी या गुलाम के रूप में रहने से इनकार। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो उन्होंने अपील की कि प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर। उन्होंने भारत के लिए भारतीयों के लिए न्यायिक पद खोली। उन्होंने स्थानीय अदालतों में देसी भाषा की शुरुआत। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर क्या होगा? उन्होंने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। उन्होंने
भारत के न्यायिक पद खोल दी, भारतीयों के लिए न्यायिक पद खोल दी। तो ये जो विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक, इसका टाइम क्या है? विलियम बेंटिक का टाइम है आपको, ये आता है 1828 से लेके 1835 तक। विलियम बेंटिक जो है आपको पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आता है, फिर इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। कब? 1833 में। 1833 में इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट कब क्रिएट हो रहा है? 1833 में। तो विलियम बेंटिक जो है आपको, ये विलियम बेंटिक बन के तो आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1828 में। 1833 तक ये रहता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 से लेकर 1835 तक ये रहता है आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यही जो है विलियम बेंटिक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। 1833 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है और बिजनेस का भी काम करता है। लेकिन 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मर्चेंट का काम था, बिजनेस का काम था, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक पॉलिटिकल पावर बन के रह जाता है। और इसका ये पॉलिटिकल पावर भी कब खत्म कर दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल पावर भी आपको 1858 में खत्म कर दिया जाता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में एक मर्चेंट का, बिजनेसमैन का एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक इंस्टीट्यूट था, वे भारत में 1600 से लेकर 1833 तक बिजनेसमैन के रूप में काम करता है, मर्चेंट की तरह काम करता है। 1833 से लेकर 1858 तक ये एक पॉलिटिकल पावर, प्योर पॉलिटिकल पावर की तरह काम करता है। 1765 से लेके 1833 तक ये बिजनेसमैन भी है और ये एक पॉलिटिकल पावर भी है। 1765 से लेके 1833 तक ये बिजनेसमैन की तरह भी काम करता है, पॉलिटिकल पावर की तरह भी काम करता है। 1600 से 1765 तक ये प्योर बिजनेसमैन की तरह काम करता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया रहा। तब जब आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है 1833 में विलियम बेंटिक, तो ये क्या करता है, उन्होंने जो अपील की प्रांतीय अदालत थी उसको समाप्त कर देता है। भारतीयों को भी जो जुडिशरी में केवल ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया जाता था, वहां पर अब भारतीयों को भी अपॉइंट किया जाता है। उन्होंने स्थानीय अदालतों में देसी भाषाओं की शुरुआत की। देखिए, आपको 1835 से पहले जो आपको कोर्ट था वहां पर फारसी भाषा चलता था, क्योंकि मुगल के काल से ही जो कोर्ट था वहां पर फारसी भाषा था। तो ये जब विलियम बेंटिक आया तो फारसी भाषा को अंग्रेजी भाषा से रिप्लेस किया। कहा अब जो जुडिशरी में भाषा यूज होगा वो कौन सा होगा? अंग्रेजी। इसलिए आज भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा में ही सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो अंग्रेजी भाषा जुडिशरी की भाषा कब बनी? तो 1833 में बना। तो फारसी भाषा को रिप्लेस करके अंग्रेजी भाषा लाया गया। उसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट किया। ये स्थानीय अदालतों में आपको लोकल लैंग्वेज भी यूज होता है। तो आपको 1833 के बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ आपको अंग्रेजी हुआ फारसी की जगह, और फारसी की जगह जो लोकल लैंग्वेज भी यूज किया। तो अंग्रेजी और लोकल लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा। तो आज भी हम देखते हैं जो अंग्रेजी और लोकल लैंग्वेज यूज होता है। हायर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी होता है। तो ये कहानी कब से स्टार्ट हुई थी? अंग्रेजी का जो वर्चस्व स्टार्ट हुआ 1833। तो ये सब काम किसने किया था? तो विलियम बेंटिक। देखिए, बेंटिक को उच्च न्यायालय में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी के और निचली अदालत में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने भारतीयों के लिए न्यायिक पद खोलने और सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न्यायिक शाखा में कॉर्नवालिस की अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया, जो बड़े पैमाने पर मामले के लंबित होने के लिए काफी हद तक दोषी था। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? इसमें डी होगा। विलियम बेंटिक ने 1828 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद धारण किया था और 1833 में ये क्या बना? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो इतना आइडिया आप लोग सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 17 अक्टूबर 1940 का क्या महत्व? सुभाष चंद्र बोस द्वारा
भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना। इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक एक सुभाष चंद्र बोस नहीं है। सुभाष चंद्र बोस किसके संस्थापक थे? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे, जो उन्होंने जर्मनी में स्टार्ट किया। तो पहला ऑप्शन वैसे भी गलत है, और ये आपको 1940 में नहीं होता है। महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह आपको 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट होता है। ये 40 को 17 अक्टूबर। देखिए पहले आपको अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्तुत किया जाता है ली लिंथगो के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ली लिंथगो के द्वारा पारित किया जाता है। जिस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस जो है मना कर देता है। उसके बाद कांग्रेस जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करता है। उसके बाद कांग्रेस क्या करता है? इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करता है। और उसी इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो पहला सत्याग्रही बनता है वो कौन है? आचार्य विनोबा भावे। दूसरा जो सत्याग्रही बनता है वो कौन बनता है? आपको जवाहरलाल नेहरू। समझे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा खिलाफत स्वराज पार्टी जो बनता है उसका नाम ये कब है? 1 जनवरी 1927। जनवरी 1927 तथा 1 जनवरी है 1927 याद रखिएगा। जनवरी 1927 में 1940 में था। वायसराय ली लिंथगो ने ब्रिटिश संसद की ओर से क्रिप्स मिशन की घोषणा वायसराय ली लिंथगो ने नहीं की थी। यहाँ पर क्रिप्स मिशन कब आया? आपको 1942 में आया। 1940 में क्रिप्स मिशन नहीं आया। तो यहाँ पर ये देखिए ली लिंथगो जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 में पास करता है। अगस्त प्रस्ताव में क्या बताया गया था ये थोड़ा सा समझ लीजिए, जिसके विरोध में इंडिविजुअल सत्याग्रह है। तो देखिए हम लोग को मालूम है साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन में जो भारत के लिए संविधान बनाने का नियम तय किया गया था, उसमें केवल जो साइमन कमीशन में 7 आदमी था वो पूरा ब्रिटिशर्स ही था। कोई भी भारतीय भारत के संविधान के बनाने में नहीं था। अर्थात जो साइमन कमीशन ने जो नियम बनाए थे भारत में नियम कानून बनाने के लिए, उसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं। अगस्त प्रस्ताव में ये पहली बार माना गया जो भारतीयों के लिए एक संविधान बनेगा, जिसमें मुख्यतः भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा संविधान बनाने। समझ जाइए, साइमन कमीशन में जो गलती किया गया वो गलती नहीं दोहराएंगे। ये बात ली लिंथगो ने 1940 में बोला। अभी आप लोग हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद दीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो अब हम एक संविधान बनाएंगे जिस संविधान में हम भारतीयों को भी शामिल करें। हम डोमिनियन स्टेटस देंगे भारतीयों को, भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे। उस संविधान बनाने की प्रक्रिया में मुख्यतः भारतीयों को भी शामिल करें। तो इसमें भारतीय भी शामिल रहेगा और अंग्रेज भी शामिल होगा। फिर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कहता है जो हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देंगे और भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे जिसमें केवल भारतीय ही शामिल रहेंगे संविधान बनाने। तो आपको ये भी अंतर समझना है। साइमन कमीशन में जो संविधान बना उसमें केवल ब्रिटिशर्स था। अगस्त ऑफर में कहा जब संविधान हम बनाएंगे उसमें भारतीयों को भी इंक्लूड करेंगे और ब्रिटिशर्स का जो आदमी है वो भी इंक्लूड होगा। क्रिप्स मिशन में कहे जो नहीं, जो संविधान भारत के लिए बनेगा युद्ध के बाद उसमें केवल आपको भारतीय रहेगा। तो इस तरीके से ग्रोथ होता है आपको संविधान बनाने का। तो इसी अगस्त ऑफर के विरोध में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था और उसके पहले मेंबर थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। दुर्भाग्य से कोई भी ब्राह्मण विद्वान वॉलंटियर की भूमिका निभाने के लिए अब तक आगे नहीं आया, जिसमें कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ उठने की बौद्धिक ईमानदारी थी, जिसमें वह बड़ा हुआ था। ब्राह्मणों के बीच वॉलंटियर उस सभ्यता के रखरखाव के लिए एक सकारात्मक खतरा होगा जो ब्राह्मण वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बनाई गई। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया? तो ये कथन का ऑप्शन क्या है? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सुभाष चंद्र बोस, जगजीवन राम।
तो ये कथन किया गया है बी आर अम्बेडकर। पहले हम समझ जाते हैं ये वॉल्टियर क्या है। वॉल्टियर आपको फ्रांस का एक विद्वान आदमी है। वॉल्टियर आपको फ्रांस का एक विद्वान आदमी, देखिए फ्रेंड्स, पेरिस का फ्रांस का एक विद्वान आदमी है वॉल्टियर। इसका टाइम पीरियड क्या है 1694 से लेके 1778, 1694 से 1778। ये बहुत बड़ा राइटर था, इंटरनेशनली हर विषय पर लिखता था। और इसकी खासियत क्या थी, जो क्रिश्चियन धर्म में जो बुराइयां थी उसको इसने बहुत हद तक दिखाया। जो क्रिश्चियन धर्म में क्या क्या बुराइयां, तो अंबेडकर बोलते हैं जो भारत में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं हुआ जो ब्राह्मण धर्म की बुराइयों को ढूंढे और उसे प्रकाशित करे। ब्राह्मणों में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं आया जो ब्राह्मण धर्म की बुराई को प्रकाशित करे। अगर ऐसा होगा कोई ब्राह्मण धर्म की बुराई प्रकाशित करेगा तो ब्राह्मणवाद जो फैला हुआ है, ब्राह्मण का जो वर्चस्व है वही खत्म है। तो जिस तरीके से यूरोप में वॉल्टियर ने क्रिश्चियन धर्म की बुराइयों को निकाला, समझाया, लिखा, उसे भारत में कोई नहीं। तो ये बातें कौन बोल रहा है, बी आर अम्बेडकर जी बोल रहे हैं। अम्बेडकर ने दलित और अछूतों अधिकार के लिए लगाई गई, उन्होंने जाति व्यवस्था का उन्मूलन नामक पुस्तक लिखा जहां उन्होंने जनता के बीच समानता का प्रस्ताव रखा। उपयुक्त कथन अम्बेडकर द्वारा दिया गया है। उसका मानना था कि ब्राह्मणों के बीच वॉल्टियर एक ऐसी सभ्यता के रखरखाव के लिए एक सकारात्मक खतरा होगा जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इसका आंसर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन 1938 के पीरपुर समिति की व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य कांग्रेस मंत्रालयों के द्वारा की गई कथित गलत कार्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करना। कांग्रेस मंत्रालयों के द्वारा की गई कथित गलत कार्यों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करना था। दूसरा, यह बंगाल में गरीबी कम करने के लिए व्यवहारिक तरीके और साधन सुझाने वाली समिति। दूसरा, यह आधुनिक परिस्थितियों में भारत की रक्षा आवश्यकता की रिपोर्ट करने वाली समिति थी। यह बागान श्रमिकों की कामकाजी स्थिति को जांच करने वाला एक समिति। तो याद रखिए, ये 1938 का पीरपुर समिति जो है आपको क्या चीज पर कहा, इसका उद्देश्य कांग्रेस मंत्रालय द्वारा कथित गलत कार्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करना। तो ये पीरपुर रिपोर्ट कब बनता है, तो देखिए हमको मालूम है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बनता है उसके तहत भारत में चुनाव होता है। 1937 में भारत में चुनाव होता है। इस भारत में जो चुनाव होता है इसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस कई जगहों पर जीतता है। कांग्रेस जो है आपको पावर इन 7 प्रोविंसेस में आता है। तो कांग्रेस कई स्टेट में अपना गवर्नमेंट बनाता है। इंडियन मुस्लिम लीग जो है किसी भी स्टेट में अपना गवर्नमेंट नहीं बना पाता। इंडियन मुस्लिम लीग फेल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन एनी स्टेट। कांग्रेस जो है बहुत जगहों पर अपना गवर्नमेंट बनाता है 1937। और ये गवर्नमेंट कब तक रहता है, 1939 तक रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये क्या करता है, कांग्रेस इस्तीफा देता है। तो मुस्लिम लीग जो है गवर्नमेंट नहीं बना पाता है, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाता है। तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर है क्या करते हैं, एक कमेटी बनाता है। एक कमेटी 1938 में बनाता है राजा ऑफ पीरपुर के नेतृत्व। राजा और पीरपुर के नेतृत्व में 20 मार्च 1938 को एक कमेटी बनाता है जिसका काम क्या है, जो मुसलमानों के विरुद्ध जो सब कदम कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है उसका पूरा रखरखाव, उसका पूरा व्याख्या करना, उसका पूरा चेक करना, ताकि मुस्लिम लीग ये साबित कर सके जो कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के प्रति अच्छा नहीं है, मुसलमानों का हित चाहता है और मुसलमानों को सेकेंडरी सिटीजन मानता है। तो ये सब पता करने के लिए, ये सब साबित करने के लिए राजा और पीरपुर के नेतृत्व में 20 मार्च 1938 को एक कमेटी बनाता है और ये साबित करने का कोशिश करता है जो माइनॉरिटी जो है वो केवल सेकेंडरी राइट से दिया गया है। और कांग्रेस जो है हर भारतीय को वंदे मातरम कहने के लिए विवश कर रहा है, हर भारतीयों को हिंदी भाषा बोलने के लिए विवश कर रहा है, उर्दू भाषा को दबाया जा रहा है, मुस्लिम जो है वो खतरे में है। तो ये सब बातें साबित करने की कोशिश किसके द्वारा की गई, जो एक रिपोर्ट बना राजा और पीरपुर के द्वारा 20 मार्च 1938, और ये साबित करने की कोशिश की जो कांग्रेस, जो मुस्लिम जो है एक जाति नहीं है, मुस्लिम एक राष्ट्र है।
ये स्टेटमेंट समझ जाइए। क्या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा साबित करने की कोशिश की गई, मुस्लिम एक जाति नहीं है, मुस्लिम एक राष्ट्र है, इसलिए मुस्लिम को एक अलग देश होना चाहिए। जब तक मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहेगा तो आपको उनको सेकेंडरी सिटीजन माना जाएगा। यही सब पॉइंट को साबित करने का कोशिश किसके द्वारा किया गया है, राजा ऑफ पीरपुर के नेतृत्व में जो पीरपुर रिपोर्ट बना 20 मार्च अपॉइंट किया गया था कमेटी के साथ। ये आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा 1938 के पीरपुर समिति की व्याख्या करता है? इसका उद्देश्य कांग्रेस मंत्रालय के द्वारा कथित गलत कार्य किसके लिए, मुसलमानों के प्रति जो गलत कार्य किया गया है उस पर रिपोर्ट करता है। कांग्रेस के साथ सत्ता साझा न करने से नाराज अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1938 में पीरपुर समिति की स्थापना की। यहाँ पर एक चीज और समझ जाइए आप लोग। देखिए 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें यूपी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव का जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस अकेले बहुमत प्राप्त कर लिया। चुनाव लड़ा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके। रिजल्ट आया, कांग्रेस अकेले चुनाव बहुमत प्राप्त कर लिया। कांग्रेस उसके बाद क्या किया, मुस्लिम लीग को एक भी जगह नहीं दिया मंत्रिमंडल। तो ये तो गलत था कांग्रेस का। अगर आप चुनाव साथ में लड़े हैं तो चुनाव के बाद जो आप मंत्रिमंडल बनाए हैं उसमें मुस्लिम लीग को भी साथ देना चाहिए था। मुस्लिम लीग को साथ नहीं दिया। यही कारण था जो मुस्लिम लीग को कहीं मंत्रिमंडल में कोई उसका गवर्नमेंट नहीं बना, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में झगड़ा और बढ़ता ही गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ती ही गई। चुनाव अगर साथ में लड़े हैं, चुनाव अगर जीते हैं तो उसमें हमको भी साथ देना चाहिए। तो ये कांग्रेस की गलतियां थी। इसी के कारण मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस की कमियों को ढूंढने के लिए ये पीरपुर रिपोर्ट बनाया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। द्वैध शासन व्यवस्था का समापन। 1781 में कलकत्ता मदरसा का स्थापना। हत्या और रिश्वतखोरी के आरोप में महाभियोग का सामना। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन। तो देखिए द्वैध शासन जो चला था, कब से कब तक से चला था, 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन चला था बंगाल में। और 1772 में कौन आया था आपको, गवर्नर ऑफ बंगाल आया था। गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट के रूप में वारन हेस्टिंग आया था 1772 में। 1781 में उसने कलकत्ता में मदरसा भी स्थापित किया। हत्या और रिश्वतखोरी का भी इस पर आरोप लगा था। इस पर वारन हेस्टिंग में। ये आपको 1772 से लेकर 1785 तक भारत में रहता है। 1772 से लेकर 1784 तक, 1772 से लेकर 1774 तक ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है। और 1774 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है। और बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन कौन करता है, कॉर्नवालिस करता है 1793। तो इसमें से वारन हेस्टिंग से रिलेटेड कौन कौन सी पॉइंट सही है, तो द्वैध शासन व्यवस्था का समापन करता है। 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्टार्ट करता है। हत्या रिश्वतखोरी का आरोप इस पर लगता है। तो देखिए इस पर एक रहता है बंगाल में महाराजा नंद कुमार इस पर आरोप लगाता है कि ये हमसे ब्राइब लिया है, घूस लिया है महाराजा नंद कुमार। इसके खिलाफ जो है महाराजा नंद कुमार के खिलाफ केस किया जाता है और उसको नंद कुमार को फांसी चढ़ा दिया जाता है। किसके मदद से, आपको वारन हेस्टिंग की मदद से। वारन हेस्टिंग जो उस समय कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का जज था, सर एलिजा इंथे वारन हेस्टिंग का दोस्त ही था। तो अपने दोस्त जज की मदद से वारन हेस्टिंग जो इस पर बोलता है जिसने घूस लिया है, घूस लेने वाले महाराजा नंद कुमार को फांसी चढ़वा देता है अपने दोस्त एलिजा इंथे की मदद से। जब वारन हेस्टिंग 1785 ईस्वी में लंदन जाता है, रिटायर होकर यहाँ से लंदन जाता है, तब इस पर महाभियोग लगाया जाता है। इस पर वारन हेस्टिंग पर महाभियोग लंदन में लगाया जाता है। जो आप जब तक भारत में थे, आपने भारत को बहुत शोषण किया, कंपनी के जो पॉलिसीज थी उसका गलत उपयोग किया, कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये सब कहकर वारन हेस्टिंग पर
अब महाभियोग लगाया जाता है, बाद में बच भी जाता है, वो अलग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ का गठन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना, कोचरोड सत्याग्रह आश्रम का गठन। तो इसमें देखिए 1934 के वर्धा में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ कब स्थापित होता है? तो 1934 में होता है। हरिजन सेवक संघ जो है आपको कब बनता है? हरिजन सेवक संघ जो है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा बनता है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना होती है और उसके उद्देश्य भारत में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए किया जाता है। फिर ये जो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको हरिजन सेवक संघ आपको 1933 के आसपास होता है, याद है। गांधी जी ने इंदौर में ठीक है। फेडरेशन फिक्की जो है आपको 1970 से बनता है। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसको फिक्की कहते हैं, ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है संगठन। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर भारत में गांधी जी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरोड क्षेत्र में स्थापित हुआ। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे और उसके बाद वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर बनते हैं और मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरोड क्षेत्र में अपना एक ये आश्रम का गठन करते हैं। यहाँ पर देखिए 1934, 1933, 1929, इसमें 1915, तो ये घटना सबसे पहले तो डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया? पहला महात्मा गांधी, दूसरा है हजरत मोहन, तीसरा मौलाना मोहम्मद अली जोहर और चौथा है शौकत अली। तो याद रखिएगा, इसमें जो 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किसने किया था? तो हजरत मोहानी। हजरत मोहानी जो है 1919 में शुरुआत में बॉम्बे में मुस्लिम व्यापारियों द्वारा एक खिलाफत समिति का गठन हुआ था और इसी सम्मेलन में हजरत मोहानी ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान। निम्नलिखित में किस वायसराय को अफगानिस्तान के खिलाफ आगे की नीति अपनाने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत में प्रतिनियुक्त किया गया? आगे की नीति मतलब फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी जो अफगानिस्तान के लिए यूज किया गया था, तो किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरी, लॉर्ड नॉर्थ। तो आपको सेकेंड एंग्लो अफगान वार कब होता है? सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है आपको 1878 के आसपास होता है। ये 78 सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है 1878 से 1880 में। और इस समय आपको भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो 1876 से 1880 तक होना था, लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880 तक होना था गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन होता है। तो जो आपको फॉरवर्ड पॉलिसी जो अपनाया जाता है, जिसमें अफगान का जो राजा है उसको हरा दिया जाता है, ये काम कौन करता है? तो लॉर्ड लिटन। इसको प्राउड रिजर्व पॉलिसी कहते हैं। प्राउड रिजर्व पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी। तो ये जो सेकंड एंग्लो अफगान वार में अफगानियों को पराजित किया जाता है, ये इस समय 1878 में, इस समय हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड। याद रखिएगा लिटन और उसका सेकंड अफगान वार 1878 से 1880 का। इस समय हुए 1878 में जो अफगान का जो राजा है उसको अमीर कहते हैं। अमीर कौन था? शेर अली। शेर अली से ये कहता है आप हमसे दोस्ती कीजिए। शेर अली को कहता है ये लॉर्ड लिटन, आप हमसे दोस्ती कीजिए, हमारा जो रेजिडेंट है उसको अपने यहाँ रहने दीजिए। शेर अली बोलता है जो हम आपसे दोस्ती नहीं कर सकते हैं, अगर हम आपसे दोस्ती करेंगे तो हमको रसिया से भी दोस्ती करना होगा, इसलिए न तो हम रसिया से दोस्ती कर रहे हैं, न हम ब्रिटेन के रेजिडेंट को अपने यहाँ रहने का अलाउ करेंगे। तो
और जब ब्रिटिश का आदमी अफगानिस्तान जाता है इससे शेर अली से मिलने के लिए, तो ये शेर अली से मिलने से मना कर देता है। तो लिटन को लगता है जो ये हमारा इज्जत है, प्रतिष्ठा उस पर प्रहार है, तो ये शेर अली पर अटैक करता है और शेर अली को पराजित कर देता है और उसके बाद इसके साथ एक एग्रीमेंट करता है। तो इस तरीके से कहानी है जो सेकंड एंग्लो अफगान वार में शेर अली को पराजित कर दिया जाता है लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य 40 वर्षों के भीतर भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना था? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की सिफारिश। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसे स्टार्ट, उससे संबंधित ये पहला ऑप्शन है सेडलर आयोग का, ये था हंटर आयोग था, वुड डिस्पैच था और शिक्षा का सार्जेंट था। तो देखिए, भारत में सबसे पहली बार जो माना गया, जो भारत में एजुकेशन को बढ़ावा देना है, एजुकेशन पर सरकार को खर्च करना है, ये कोशिश कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में बोला गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1 लाख रुपया भारत में एजुकेशन के स्टेट पर खर्च करेगी। उसके बाद मैकॉले रिपोर्ट आता है 1835, उसमें बोला जाता है जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य वर्ल्ड की शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये कब आता है? मैकॉले रिपोर्ट के बाद जो भारत में एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वुड डिस्पैच कब आता है? 1854। वुड डिस्पैच कब आता है? 1854। वुड डिस्पैच के बाद आता है हंटर आयोग। हंटर आयोग का क्या कहानी है? हंटर आयोग आपको 1882 ईस्वी में पड़ता है। हंटर आयोग का क्या है? जो वुड डिस्पैच में जो बातें कही गई है, वो सारी बातें कितना हद तक लागू किया गया है, ये जानकारी लिया गया वुड डिस्पैच। वो जानकारी लिया गया हंटर आयोग से, अर्थात वुड डिस्पैच में जो बातें कही गई वो कितना लागू हुआ है, ये बातों का चेक किसके द्वारा हुआ? हंटर आयोग के द्वारा। अब आया सेडलर आयोग। सेडलर आयोग का टाइम है 1917। सेडलर आयोग का टाइम क्या है? 17। तो सेडलर आयोग था आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड, और शिक्षा का सार्जेंट योजना था, ये आपको 1944 में देश की आजादी से पहले आया था। शिक्षा का सार्जेंट योजना, जिसमें बताया गया था जो भारत में अगले 40 साल में सभी आदमी को साक्षर कर देगा। अभी जो कुछ साल तक पहले तक जो भारत में शिक्षा व्यवस्था चल रहा था, वो बेसिकली सार्जेंट योजना के तहत ही चल रहा है। जो बेसिक एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त होना चाहिए, नर्सरी का क्लास होना चाहिए, टीचर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए। तो हम लोग का जो नया शिक्षा पद्धति आया है मोदी जी के द्वारा, तो मोदी जी के नया शिक्षा पद्धति से पहले भारत में जो शिक्षा पद्धति के जो नियम कानून चल रहे थे, वे किसके द्वारा बताए गए नियम कानून के द्वारा चल रहा था? तो शिक्षा का सार्जेंट योजना जो 1944 में पास हुआ था, वो बहुत ही डिटेल्ड योजना, इसमें बताया गया था जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, किस एज के बच्चों को शिक्षा देना है, कितने साल में पूरे भारतीय को शिक्षित कर देना है। तो ये सब टारगेट जो लिया गया था वो था शिक्षा का सार्जेंट योजना। तो निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य 40 साल के भीतर में भारत में सार्वभौमिक शिक्षा था? अभी भी देखिए, भारत में 100% साक्षरता अभी भी नहीं। सार्जेंट योजना जो 1944 में आया था, उसका टारगेट था जो 1984 तक हम भारत में 100% साक्षरता ले आए। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। अभी भी हम लोग 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल शिक्षा है, मैंडेटरी शिक्षा। तो ये सब बातें सार्जेंट योजना में लाया गया। तो याद रखिएगा, ये भारत में एजुकेशन कैसे बढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया है? 1854 में। ये चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था, और चार्ल्स वुड कौन था? आपको प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसका प्रेसिडेंट था। और वुड डिस्पैच की बातें क्या किया थी? जो एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनेगा, हर एक स्टेट में एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनेगा, हर एक जो बिग सिटी है वहां पे एक यूनिवर्सिटी बनेगा। वो डिस्पैच में ही बताया गया था, जो बॉम्बे में, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी बनेगा, जैसे लंदन में यूनिवर्सिटी है वैसे यूनिवर्सिटी बनेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी स्कूल रहेगा, प्राइवेट स्कूल को एप्लीकेशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा,
इंडियन नेटिव शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग, जो भारतीय आदमी है उसको बेसिक एजुकेशन उसके मदर टंग में देना है। प्रोविजन वाज मेड फॉर सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो वुड डिस्पैच में बताया गया जो महिलाओं की शिक्षा पर भी हमको जोर देना है और वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर देना है। तो याद रखिए जो एजुकेशन के लिए एक डिपार्टमेंट होगा, अभी हम लोग कहते हैं ना एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट की बातें सबसे पहले किसने किया था, वुड डिस्पैच में 1854 में किया गया था। भारत में हर एक जगह एक यूनिवर्सिटी होगा, जो बड़ी सिटी हो यूनिवर्सिटी होगा, इसकी बातें की गई। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल होगा, तो ये सब बातें कब की गई थी, चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में वुड डिस्पैच में बताया गया। उसके बाद देखिए 1882 में हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन क्यों आया था, वुड डिस्पैच में जो बातें कही गई वे कितना लागू हुआ उसको चेक करने। तो और इस कमीशन ने भी कुछ बातें की। द कमीशन वाज फोकस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Its recommendation more emphasis should be given on primary education and should be handed over to new formed city and district board. तो प्राइमरी एजुकेशन पर ज्यादा फोकस देना है, इसका 100 कमीशन का था। द सिलेबस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज टू बी डिफरेंशिएटेड इन लिटरेचर एंड पार्टिकुलर प्रैक्टिकल सिलेबस, इंक्रीज द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो हंटर कमीशन जो 1882 में आया था उसका मेन काम क्या था, वुड डिस्पैच में जो बातें 1854 में कही गई वो कितना लागू हुआ, उसके अलावे जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, हंटर कमीशन का टारगेट था। आपको याद रखना है हंटर कमीशन कब आया था, 1882। उसके बाद 1917 में सैडलर कमीशन आया। 1917 में सैडलर कमीशन आया है। सैडलर कमीशन आपको यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाई अच्छा किया जा सके उस पर रिपोर्ट किया था। तो देखिए द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया अपॉइंटेड सैडलर कमीशन टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो वुड डिस्पैच के अनुसार बनाया गया। वुड डिस्पैच ने कहा था कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाइए, बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बनाइए, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाइए। तो सैडलर कमीशन ने कहा जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना है उस यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिवर्सिटी की क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये सब सैडलर कमीशन ने रिपोर्ट किया था। इसमें आपको भारतीय मेंबर भी थे सैडलर कमीशन में। एक थे आशुतोष मुखर्जी, बहुत विद्वान आदमी थे, और जयउद्दीन अहमद। और इस सैडलर कमीशन का क्या क्या रिकमेंडेशन है, कुछ रिकमेंडेशन दी। द स्कूल कोर्स was to be 12 years. After matriculation, student has to pass an intermediate examination from intermediate college to intermediate. इसमें सैडलर कमीशन में क्या कहा गया था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले 12 साल का पहले स्कूल में पढ़ना, स्कूल में पढ़ने के बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लीजिए, मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लीजिए, इंटरमीडिएट के बाद आपका यूनिवर्सिटी में। द ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कोर्स शुड बी लिमिटेड टू 3 years. ऑनर्स और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिएगा तो 3 साल से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आपको नहीं रहना, ये भी बातें बताई गई। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन वेयर टू बी गिवन मोर इंकरेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड रेसिडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी वेयर टू बी इंकरेज, अर्थात यूनिवर्सिटी ऐसा बनाइए जहां पर विद्यार्थी वहीं पर रहे, वहीं पर खाए पियो और पढ़े, जैसे जेएनयू हुआ, ये जेएनयू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। वुमेन एजुकेशन टू बी इंकरेज इन ए बिग वे, स्त्रियों को भी शिक्षा दे का प्रावधान करना चाहिए, उसे ज्यादा अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। तो सैडलर कमीशन के बारे में जो आपको एग्जाम पर्पस के लिए याद रखना है तो ये है जो 1917 में सैडलर कमीशन आया था, जो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के क्वालिटी से रिलेटेड। सैडलर कमीशन बेसिकली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से रिलेटेड है। और आपको हंटर कमीशन जो 1882 में आया था वो बेसिकली प्राइमरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन का ज्यादा फोकस था, और सैडलर कमीशन का फोकस जो है आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और जो शिक्षा का सार्जेंट योजना, शिक्षा का सार्जेंट योजना जो 1944 में आया था, ये बहुत ही डिटेल्ड योजना था, जो आपको 1944 से लेके मानिए 2020 तक इसी योजना के अनुसार हमारा भारत में चला। मोटा मोटी परिवर्तन आए हैं, लेकिन मोटा मोटी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चला है वो किसके अनुसार चला है, ये सार्जेंट रिपोर्ट जो 1944 में आया। और इस कमीशन के रिपोर्ट हेड कौन करते हैं, सर जॉन सार्जेंट। ये कमीशन किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, सर जॉन सार्जेंट के द्वारा बनाया गया। इसमें बताया गया था जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन कैसे होना चाहिए, जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
एजुकेशन का टारगेट, सेकेंडरी एजुकेशन में किस साल के विद्यार्थी को एडमिशन लेना है, कितने टाइप का एजुकेशन लेना, एकेडमिक एजुकेशन होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये सब बहुत सारी बातें थी। एकेडमिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग की बातें की गई थी, किस भाषा में एजुकेशन देना है, ये सब बहुत सारा देखिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सार्जेंट जो रिपोर्ट था। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, अभी भी आप देखिएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो होता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा, तो आप एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में जाइए, अपना नाम दर्ज कराइए और बताइए जो हम शिक्षित हैं और हमको जॉब की आवश्यकता है, तो आप एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से कौन सा जॉब का रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर जॉब अवेलेबल है, वो बताएगा। अभी भी बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग में है एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो बनाने की बात थी सार्जेंट रिपोर्ट में बताया। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। 1944 का सार्जेंट रिपोर्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड था, जो मोस्ट कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट था, जो भारत में लगभग में अगले 80 साल तक चला। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया गया, बात सही। किसानों को लगान कम कर दिया गया, प्रेस प्रतिबंध हटा दिया गया। हम आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद आपको चुनाव हुआ था 1937 में। इसमें कांग्रेस जो है आपको पावर में आती है, मुस्लिम लीग कहीं भी पावर में नहीं आ पाता है। और कांग्रेस ने क्या क्या कदम उठाए, राजनीतिक बंदियों जो थी, राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया गया, किसान का लगान को कम किया, प्रेस पर जो प्रतिबंध था उसको हटाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सारा काम किया। अगला क्वेश्चन है भारत के औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रवाद को भौगोलिक दाना बताया। तो भारत में जो हम नेशनलिज्म की बात, नेशनलिटी की बातें कर रहे हैं, भारत में जो हम बोल रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद भारत में तो था नहीं। राष्ट्रवाद की भावना भारत में कहां से आई, पश्चिमी देश से आई। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो आलोचना इसमें से किसने किया है, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बी आर अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत में जो राष्ट्रवाद बन रहा है, ये राष्ट्रवाद पश्चिमी देशों का देन है और हमें इस राष्ट्रवाद को नहीं उसी तरीके से अपनाना चाहिए जिस तरीके का राष्ट्रवाद यूरोप, क्योंकि यूरोप की जो सभ्यता, संस्कृति, भाषा और लोगों का समूह अलग है। भारत की भाषा, संस्कृति, जो ग्रुप ऑफ लोग हैं वो अलग। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद को भारतीय राष्ट्रवाद से नहीं थोप रहा था। ये बात किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर। बहिष्कार और देशी आंदोलन के काल 1905 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जागृति और राष्ट्रीय चेतना का विकास था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बंगाल में राष्ट्र के लिए कोई शब्द नहीं। टैगोर के लिए अगर हम एक शब्द दूसरे लोगों से उधार लेते तो यदि वह हम पर कभी फिट नहीं बैठता। भारत में टैगोर राष्ट्रवाद का मुखर आलोचक था। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में कभी भी राष्ट्रवाद की वास्तविक भावना नहीं, अपने ही क्षेत्र में पश्चिमी सभ्यता के साथ प्रतिस्पर्धा करने से भारत को कोई फायदा नहीं। तो जो पश्चिमी राष्ट्रवाद को हम लोग अपनाए थे उसके आलोचक थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मिथु बाहन पेटी, मृदुला साराभाई और खुर्शी देवबेन का सबसे अधिक जाना जाता है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में उसकी भूमिका के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह में उसकी भूमिका के लिए, महिला शिक्षा के लिए उसका योगदान। यहाँ पर 3 महिलाएं हैं जिसको हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नाम लेते हैं। ये महिलाएं क्यों फेमस हुई है, तो जब 1930 महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ये तीनों महिलाएं जो है महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में जुड़ी हुई। ये तीनों महिलाएं महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में जुड़ी हुई। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 1930 का दांडी मार्च, जिसके बाद गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जाना जाता है।
अगर बोला जाए तो किस आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भागीदारी की, तो वह है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में। भिथु बाहेन पेटिट, मृदुला साराभाई, खुर्शीदबेन नौरोजी दांडी मार्च से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं। जबकि पहले के आंदोलन जैसे बंगाल का विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित था, या असहयोग जैसे आंदोलन में ज्यादातर मध्यम वर्ग की अभिजात वर्ग की भागीदारी देखी। समाज के सभी वर्ग और पूरे देश से महिलाएं अपने घरों से निकली और नमक सत्याग्रह में शामिल। तो नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ, उसमें पहली बार देखा गया जो पूरे भारत की महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया। सैयद निसार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से जाना जाता है, एक किसान नेता थे जिन्होंने 1831 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र किसान विद्रोह माना जाता है। विद्रोह कहाँ पर? तो ये जो 1831 का टीटू मीर का किसान आंदोलन विद्रोह था, ये कहाँ पर हुआ था, ये याद रखिएगा, ये आपको बंगाल में। सैयद मीर निसार अली या टीटू मीर एक किसान नेता थे जिन्होंने 1831 में नार केलबेरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था, और ये बंगाल के बंगाल में 1831 में टीटू मीर का किसान विद्रोह हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। चंपारण सत्याग्रह में इनकी सहायता इंदु लाल याग्निक ने की। खेरा सत्याग्रह में उन्हें वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया साराभाई ने सहायता प्रदान की। अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल में अनुसुईया साराभाई ने इनकी सहायता। तो महात्मा गांधी जो भारत में 1915 में आए, उसके बाद उन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया वो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उस समय उनको क्या, गुजरात के जो किसान नेता है इंदुलाल याग्निक की मदद की। गुजरात के किसान नेता इंदुलाल याग्निक ने नहीं। हमारे भारत में किसान नेता के रूप में 3 किसान नेता सबसे ज्यादा, साउथ इंडिया के एनजी रंगा, याद रखिएगा, साउथ इंडिया के एनजी रंगा, बिहार के सहजानंद सरस्वती और गुजरात के इंदुलाल याग्निक। तो किसान नेता में सबसे ज्यादा जो फेमस नेता माना जाता है वो गुजरात में इंदुलाल याग्निक, बिहार में सहजानंद सरस्वती और साउथ इंडिया में एनजी रंगा। तो क्या चंपारण में जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, उसमें महात्मा गांधी को इंदुलाल याग्निक ने मदद की थी? तो नहीं की। इंदुलाल याग्निक चंपारण नहीं आए थे आपको 1917। तो पॉइंट 1 गलत हो जाएगा। अब देखते हैं खेरा सत्याग्रह जो आपको 1918 में हुआ है। खेरा सत्याग्रह, इसमें वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया साराभाई ने आपको महात्मा गांधी को मदद किया कि नहीं किया? तो खेरा सत्याग्रह भी आपको महात्मा गांधी को इन लोगों ने मदद किया। अनुसुईया साराभाई ने खेरा सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई। रॉलेट बिल के विरोध करने के लिए भी महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया सत्याग्रह प्रतिज्ञा के पहले हस्ताक्षर कर्ताओं में से ये। तो गुजरात में ये आपको खेरा सत्याग्रह हुआ है, वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया साराभाई ने मदद किया। अहमदाबाद मिल का जो मजदूरों का हड़ताल था 1918 में, उसमें भी महात्मा गांधी को अनुसुईया साराभाई ने मदद की। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में महिला शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। कलकत्ता महिला किशोर सोसाइटी की स्थापना ईसाई मिशनरी द्वारा की। बी जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी कलकत्ता बेथुन स्कूल के संस्थापक थे। 1916 में बॉम्बे में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खुला। कलकत्ता में जो महिला किशोर सोसाइटी की स्थापना ईसाई मिशनरी की मदद से बोला। ये पॉइंट से ईसाई मिशनरी जो थी वो एजुकेशन पर बहुत काम किया, ये अच्छी बात। जो ईसाई मिशनरीज ने जो ट्राइबल्स के लोग थे उसको भी एजुकेट करने का कोशिश किया, महिलाओं को भी एजुकेट करने का कोशिश किया। तो कलकत्ता में जो महिला किशोर सोसाइटी की स्थापना भी ईसाई मिशनरीज ने की। उसके बाद तो पहला पार्ट सही है। उसके बाद है बी जगन्नाथ शंकर सेठ और भाऊ दाजी कलकत्ता बेथुन स्कूल की स्थापना की। बेथुन स्कूल की स्थापना इन्होंने नहीं किया। बेथुन स्कूल 1859 में जेड बेथुन ने कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। यह लड़कियों की शिक्षा की दिशा में पहला कदम।
पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर बेथुन स्कूल के पहले सचिव। तो बेथुन स्कूल 1859 में जो लड़कियों की शिक्षा के लिए बनाया गया था, उसके संस्थापक कौन थे? जेड बेथुन। और 1916 में बॉम्बे में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं किया गया था। 1916 में दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। अभी भी दिल्ली की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है, याद रखिएगा। और इसको लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज क्यों कहते हैं? तो भारत का उस समय जो वायसराय था उसकी पत्नी थी। भारत का वायसराय 1914 में कौन था? तो चार्ल्स हार्डिंग था। उसकी पत्नी ने इस कॉलेज की आधारशिला रखी थी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 1916 में दिल्ली में खोला गया था। इसकी आधारशिला 17 मार्च 1914 को लेडी हार्डिंग भारत के वायसराय वारन चार्ल्स हार्डिंग की पत्नी के द्वारा रखा गया। तो याद रखिएगा, जो 1916 में जो लेडी हार्डिंग कॉलेज स्थापित किया गया है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, न कि बॉम्बे में है। इसका तीसरा गलत है, दूसरा गलत है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल पॉइंट ए से। क्रांतिकारी वीरता की गतिविधियां पूर्ण राष्ट्रवाद के विकास के उत्पाद के रूप में शुरू हुई। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। भारत में क्रांतिकारी रूसी सुन्नीवाद से प्रेरित था। क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में हत्या जैसे व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य शामिल। उन्होंने धन जुटाने के लिए सशस्त्र डकैती। तो जो क्रांतिकारी घटनाएं भारत में हुई, क्या वे रूसी क्रांतिकारियों से प्रेरित था? तो बात सही है। भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई उसमें रूसी क्रांतिकारी, आयरलैंड के क्रांतिकारियों सबसे में प्रेरित था। और क्रांतिकारी लोग जो थे हत्या को भी गलत नहीं मानते। जैसे हम लोग देखे प्रफुल्ल चाकी, उसके बाद प्रफुल्ल चाकी और मुजफ्फरपुर बम कांड जो होता है, वो एक और रहता है प्रफुल्ल चाकी के साथ, और कौन है तो दोस्ती रहता है जो खुदीराम बोस, जिसको मार दिया जाता है। हाँ, खुदीराम बोस को फांसी चढ़ा दिया जाता है यहाँ पर समस्तीपुर में। आज खुदीराम बोस स्टेशन भी समस्तीपुर में जाता है। और प्रफुल्ल चाकी खुद को ही गोली मार देता है। तो जो क्रांतिकारी हैं वे, आपको भगत सिंह भी जो क्रांतिकारी वो ब्रिटिशर्स है। ब्रिटिशर्स में जो मजिस्ट्रेट है, एसपी है, उस सबको मारने से भी हिचकता नहीं। उसको लगता है जो ब्रिटिशर्स बदमाशी कर रहा है उसको गोली से मार देना चाहिए। ये क्रांतिकारियों के लिए तो गलत काम है। तो क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में हत्या जैसी व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य शामिल। उन्होंने धन जुटाने के लिए सशस्त्र डकैती। तो ये जो क्रांतिकारी होते थे ये डकैती भी करते थे, जैसे काकोरी डकैती, चिटगांव डकैती। तो ये लोग डकैती करके जो जहाँ पर ब्रिटिशर्स पैसा इकट्ठा करके रखते थे, उस पैसा को ये सब लूट के हथियार खरीदने के लिए प्लानिंग करते थे। तो क्रांतिकारी वीरताओं की गतिविधियां उग्र राष्ट्रवाद के विकास के लिए उप उत्पाद के रूप में शुरू हुई। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो भारत में क्रांतिकारी रूसी सुन्नीवाद से प्रेरित थी। क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में हत्या जैसी व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य शामिल थे। उन्हें धन जुटाने के लिए सशस्त्र डकैती थी। तो कितने कथन सही है? तो सभी तीनों कथन इसमें सही है। ठीक है, कोई